आज की बात, स्वागत। आज की बात में बिहार के चंपारण में चलते हैं। बिहार एक ऐसी भूमि जिसे बिहार के नाम से जानते हैं, मतलब बुद्ध के नाम से जानते हैं। क्यों कि तथागत बुद्ध ने अपनी जो शिक्षाएं, अपने वचन, अपनी समझ जो लोगों में डाली, तो इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में लोगों को मिली और इसलिए इस पूरे क्षेत्र को लोग विहार के नाम से जानते हैं। ये विहार ही इस समय बिहार है और बिहार को जब ये पहचान मिली तो चंपारण चलते हैं। बिहार का एक ज़िला है चंपारण, और चंपारण ये बौद्ध संस्कृति की दृष्टि से और विशेष रूप से तथागत बुद्ध की जीवनी की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन आज ये जो हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के चंपारण के बेतिया से, ये ज़िला मुख्यालय है बेतिया, यहाँ से लगभग 14 मील की दूरी पर है लौरिया नंदनगढ़। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ स्तूप, बहुत विशाल स्तूप बना हुआ है। ये सम्राट अशोका बनवाए थे। लेकिन आज इस वक्त में अगर हम लौरिया नंदनगढ़ को देखें तो आप देखेंगे कि इतनी खस्ताहाल स्थिति में उसको रखा गया है कि आप ये समझ ही नहीं सकते कि क्या तथागत बुद्ध से प्रेम करने वाले लोग ऐसे हो सकते हैं। अब देखिए, अगर सरकार की बात करें तो बिहार सरकार ने लौरिया नंदनगढ़ की लंदन में जाकर तारीफ की और उसे वहाँ तारीफ कर बताकर वहाँ से जो बौद्ध समुदाय है उनसे कुछ मदद की गुहार भी लगाई। अब इसकी जानकारी हमारे पास पूरी तो नहीं है कि वो जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उस बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने वहाँ के लिए क्या विशेष किया। लेकिन सन 1862 से 65 के बीच यहाँ लौरिया नंदनगढ़ में सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के, जिनको पुरोधा कहा जाता है, इन्होंने खुदाई की और अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर आप देखें, ये रिपोर्ट पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया से पर्यटक जो है वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन अगर वहाँ के स्थानीय लोगों से अगर पूछा जाए कि इसका क्या महत्व है तो वे नहीं जानते। लेकिन कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट जो इस पर लिखी है लौरिया नंदनगढ़ पर, ये बड़ी विशेष रही है। और ये 1880 में यहाँ सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने काम किया और उनका कहना है कि यहाँ पंच चिन्हित सिक्के मिले हैं। और ये जो पंच चिन्हित सिक्के हैं, ये सिक्के ईसा पूर्व 1000 साल पहले के हैं। ईसा पूर्व 1000 साल, यानी कि अब से आप मान के चलें कि लगभग 3000 से ज़्यादा साल पहले के वो सिक्के। दूसरी बात, यहाँ सम्राट अशोका ने, मतलब तथागत बुद्ध के बाद जो स्तंभ बनाए, उन स्तंभों पर पाली में, यानी कि उस वक्त की मागधी में अपने संदेश भी लिखे हैं और अपने उन शिलालेखों पर उस समय के जो आदेश थे सरकार के वो भी लिखे हैं और कुछ सूत्र भी लिखे हैं जो तथागत बुद्ध की शिक्षा से आते हैं। अब आप देखिए कि तथागत बुद्ध जो सिखाते हैं उसको सम्राट अशोक इस तरह से लिपिबद्ध करके उसे अमर कर देते हैं शिलाओं पर डालकर। तो भारतीय इतिहास की दृष्टि से ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक दूसरी बात, सर अलेक्जेंडर कनिंघम लिखते हैं कि इसी के पास लौरिया अरेराज, एक नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां दूसरा स्तंभ है अशोक स्तंभ, और उस पर भी ऐसे ही उसे भी लिपि सम्राट अशोक के काल की मिलती है उन शिलालेखों पर। अब स्थिति यह है कि इसे पुरातत्व विभाग कहें या फिर प्रशासनिक यंत्रणा कहें या फिर सरकार कहें, लेकिन उसको इतना दुर्लक्षित रखा गया है कि स्तंभों का जो प्लास्टर है वो अभी गिरता चला जा रहा है।
हो सकता है कि शायद स्तंभ इससे कमजोर पड़े और इसमें पिलर गिर भी जाए, लेकिन अशोका पिलर की ये जो स्थिति है, ये स्थिति इस वक्त कैसी है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात एक और देखिए कि अशोक स्तंभ का मतलब इस क्षेत्र में, अरेराज में, यहां जो अशोक स्तंभ है, इसका एक जो शीर्ष है, सिंह शीर्ष, ये सिंह शीर्ष कोलकाता म्यूजियम में है, जो यहां से लेकर चले गए। और उसका जो एक दूसरा वृषभ शीर्ष है, ये जो शीर्ष है, ये राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अब देखिए कि चंपारण जिले की इन महत्वपूर्ण जगह से उत्खनन में जो चीजें मिली वो हमारे यहाँ राष्ट्रीय म्यूजियम में रखी गई है, लेकिन जहां से मिली वहां की स्थिति कितनी विचित्र है। यह बताने का आपको तात्पर्य यह है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत की ओर कितने गंभीरता से देख सकते हैं। हम कितने दूर होते चले जा रहे हैं अपनी सांस्कृतिक विरासत से। आप देखिए कि ये जो क्षेत्र है जहां पर सम्राट अशोका ने ये स्तूप बनवाए, अभी तो सिर्फ पिलर दिख रहे हैं, लेकिन जब उसकी खुदाई होती है जहां तहां तो स्तूप निकल आते हैं, ईंटें निकल आती है, कुछ वहां का जो कंस्ट्रक्शन है वो निकल आता है। लेकिन ये क्षेत्र दो दृष्टि से बौद्धों की संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो पहली बात यह है कि जब कपिलवस्तु से राजकुमार सिद्धार्थ चले थे परिव्राजक बनने, उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, और गृह त्याग करने के बाद जब वे घर से बेघर हुए तो उनके साथ उनका प्रिय घोड़ा कंथक और उनका प्रिय साथी जो बचपन से उनके साथ रहा छंदक, ये दोनों इसी स्थान तक आए थे। और जहां ये इस स्थान तक आए, यहां से फिर सिद्धार्थ गौतम जो परिव्राजक बन गए, उन्होंने भिक्षा पात्र को लिया। माना तो यह भी जाता है कि महानाम भी इसी जगह पर मिले थे जिन्होंने उनको भिक्षा पात्र दिया। तो इस दृष्टि से यह जगह बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, और इस जगह पर सम्राट अशोका ने इसे अविस्मरणीय बनाने की दृष्टि से, इसे ऐतिहासिक बनाने की दृष्टि से, अपनी स्मृतियों में चिरकाल तक बनाए रखने की दृष्टि से ये स्तूप यहां पर बनवाए, उस याद में कि यहां से परिव्राजक सिद्धार्थ एक परिव्राजक के रूप में आए, और वो जो भिक्षा पात्र, जो जीवन उन्होंने अपना राजवंश छोड़कर ये जो भिक्षुओं के वंश का जीवन उन्होंने स्वीकार किया, ये यहीं से शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद कुछ वक्त गुजरने के बाद जब चंपारण की ओर तथागत बुद्ध का आना हुआ, मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद, तो जब वे इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने अपना भिक्षा पात्र इस क्षेत्र को, ये जो बेतिया का क्षेत्र है जहाँ चंपारण में, ये नंदनगढ़ में, लौरिया नंदनगढ़ में ये जो स्तूप बना है, यहाँ के लोगों को वो भिक्षा पात्र दान दे दिया था। तो ये दो चीजें, एक तो भिक्षा पात्र का दान देना और परिव्राजक ने भिक्षा पात्र इसी क्षेत्र से लेना, ये भिक्षा पात्र की जो कंटिन्यूटी है, इसको याद करते हुए सम्राट अशोका ने यहाँ स्तूप बनवाए थे। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जरा समझें और इसको समझकर अपने जहन में जरा सहेजने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमें हमारे बेहतर जीवन के लिए आगे का रास्ता दिखाते हैं। यहाँ रुकते हैं आज की बात में, कल फिर मिलेंगे जब इसी कड़ी में हम एक नई बात के साथ आप सबके बीच होंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।